हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट एंड बैक इफेक्ट। तो इसमें पास्ट एंड बैक इफेक्ट में देखेंगे कि पास्ट एंड बैक इफेक्ट होता क्या है, और साथ साथ देखेंगे कि हम एनामोलस से पास्ट एंड इफेक्ट तक कैसे पहुंचते हैं एनामोलस जीमान इफेक्ट से, और साथ साथ इसमें देखेंगे कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, स्पेक्ट्रल लाइन पे क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेक्ट्रल लाइन के सिलेक्शन रूल क्या होंगे वो भी पढ़ेंगे। तो इवन दो एनामोलस जीमान इफेक्ट इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन उसी की मैं कॉरोली मानता हूँ इन दोनों इफेक्टों को, चाहे वो हमारा पास्ट एंड बैक इफेक्ट हो चाहे नॉर्मल जीमान इफेक्ट हो। तो एनामोलस जीमान इफेक्ट को तो आप दोनों पार्ट्स में लेके जा सकते हैं, चाहे हम पास्ट एंड बैक पे जाना चाहते हैं चाहे हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट पे चाहते हैं, लेकिन आप नॉर्मल से एनामोलस नहीं जा सकते, और आप पास्ट एंड बैक से कहाँ नहीं पहुँच सकते, एनामोलस पे नहीं पहुँच सकते। ये अंतर है। तो इसका मतलब है कि एनामोलस जीमान इफेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ मैंने एक डायग्राम बताया है, मैं बताता हूँ क्या होता है इसमें। एक हमारी टर्म्स होती है स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। मेरा अगर सबसे ज़्यादा फोकस रहा है इस बार एटॉमिक पे, तो इस टर्म पे बहुत ज़्यादा रहा है, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन में बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो बी होता है। मैग्नेटिक फील्ड दो तरीका के होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और एक बी होता है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। So there are two type of the magnetic field which exist here. One is internal magnetic field and another is external magnetic field. And cause of the internal magnetic field is the orbital motion of the electron. As we know that when the electron revolves around the nucleus in circular orbit or elliptical orbit, then it behaves as a charged particle. And when charged particle moves, then an amount of current always flows. And we also know that when the current is flow in a particular circuit, then always a magnetic field is produced, and that is the reason of the internal magnetic field. हिंदी वर्जन बोलता हूँ कि जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट के अंदर, चाहे वो सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई सी में भी मूव करे, तो क्या होगा कि जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो करंट पैदा होती है, और करंट से सदा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसे हम इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जिसे क्यों कहते हैं, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कहने का कारण ये होता है कि जो मोशंस हो रही है, इंटरनल मोशन हो रही है, उसके कारण जो है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसे हम अप्लाई करते हैं, वो जनरेट नहीं होता सिस्टम से, बल्कि उस सिस्टम के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो यू शुड वेरी क्लियर अबाउट दीज टू, वन इज इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फिर से बताऊंगा, अप्लाई किया जाता है बाहर से, वहां लगाया जाता है, सिस्टम के ऊपर इम्पोज किया जाता है। और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आपको लगाना नहीं होता, वो सिस्टम में खुद ही क्रिएट होता है। और साथ साथ तो मैं ये भी बताता रहा हूं मैं कि बेसिकली जो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन है उसका कारण है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इंटरैक्ट करता है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से, और इसे हम कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। क्यों? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन का फंक्शन होता है और मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल मोशन का फंक्शन होता है, और ये दोनों आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं तो इसे हम स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन कहते हैं। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा ये स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन ही है मेरे प्रोस्पेक्ट्स में। क्या हुआ, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया ज्यादा, थोड़ी देर में फिजिक्स बोलूंगा फिर मैथ पे जाऊंगा। तो क्या होगा, जैसे हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि हमारे पास में तीन केस बन के आते हैं। एक, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो, एक्सटर्नल कम लगा रहे हो, या दोनों बराबर के ऑर्डर के हों, या आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाए इंटरनल कम हो। अगर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हमारा कम जनरेट हो रहा है, ज्यादा जनरेट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने कम लगाया, दैट विल बी द केस ऑफ एनामोलस जीमान इफेक्ट। तब तक हमारे पास में एलएस कपलिंग बची रहेगी, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन साउंड रहेगा। अब आपने क्या किया, इसको ब्रेक करने के लिए कपलिंग को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब एलएस कपलिंग ब्रेक हो जाएगी, एल अलग और एस अलग, दोनों ऐसे बिहेव करेंगे कि एल ऑर्बिटल मोशन अलग से मोशन में है और स्पिन मोशन अलग से पिक्चर में है। अगर इस डायग्राम को आप देख रहे हो तो कुछ और नहीं बता रहा, ये कह रहा है कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा कर लिया है। एल आपका इस मोशन में जा रहा तो एल इस तरीका से मोशन कर रहा, एल का जेड कंपोनेंट क्वांटाइज रहेगा। स्पिन मोशन हो रही है
इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन कर रहा है, स्पिन मोशन सपोज किया ऐसे कर रहा है, ये स्पिन पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर स्पिन एंगुलर मोमेंटम दिखा रखा, तो एस का जेड कंपोनेंट क्वांटाइज हो जाएगा बी दिशा में। वहां क्या था, वहां ऐसा नहीं था, वहां एल और एस दोनों आपस में कपल करके जे बना रहे थे और जे का जेड कंपोनेंट क्वांटाइज हुआ था एनाबोलस जीमान इफेक्ट में। यहां पे अलग अलग क्वांटाइजेशन है, मैं दोनों तरफ से जाऊंगा। एक, अगर मैं एनाबोलस से पास्चन बैक आना चाहता हूं, सबसे पहले ये सिखाता हूं तुम्हें, और साथ साथ पैरेलल ये सिखाता हूं कि अगर हम इंडिपेंडेंट मोशन लेके समझाएं तो कैसे लें। दोनों की कंपैरिजन करता हूं, फिर सिलेक्शन रूल बताता हूं और फिर बताता हूं इससे क्या इम्पैक्ट आया। ये तुम्हें इसमें सीखना है। क्वेश्चंस की जहां तक बात है, इवन तो मैं से पढ़ा रहा हूं टॉपिक मुझे, क्योंकि एटॉमिक के सारे पोर्शन मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं क्वेश्चंस की ज़्यादा संभावना सदा एनाबोलस पर होती है ऑलवेज। लेकिन सिलेक्शन रूल आपको सबके पता होने चाहिए, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो तुम्हारा एनाबोलस हो। और एक चीज़ तुम्हें अगर जो नहीं सीखी सीख लो, उसमें यह है कि वहाँ ऑर्बिटल मोशन है नॉर्मल में, तो वहाँ पे सिलेक्शन रूल ml का है, डेल ml बराबर 0 ± 1। एनाबोलस जीमान इफेक्ट में ml क्वांटम नंबर नहीं रहता, mj हो जाता है, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वहाँ डेल mj का सिलेक्शन रूल है। और यहाँ पे मोशन दोनों हैं, ऑर्बिटल भी है और स्पिन भी है, तो दो सिलेक्शन रूल अलग अलग होंगे, स्पिन का अलग और ऑर्बिटल का अलग। अब आप कैसे चलें, मुझे आज मेरा इंटरेस्ट नया जागृत हुआ, मैं उसी से जाऊंगा। क्या जागृत हुआ, मैं चाहता हूं कि एनामोलस से मैं दोनों पे जाऊं। किसमें, मैं कहूंगा तुम एनामोलस सीख लो, और उसी के स्पेशल केस दोनों इफेक्ट होते हैं, नॉर्मल भी और पार्शियल बैक भी। तो मैं उसी के एक्सप्रेशन से जाऊंगा और फिर तुम्हें लेकर आता हूं रिजल्ट तक। देखो कैसे लाता हूं। वहां पे हमने पढ़ा, साथ साथ एक चीज भी कहना चाहूंगा यहाँ जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस लेक्चर को देखने से पहले एनामोलस के लेक्चर जरूर देखें, अदरवाइज तो आपको फिर समस्या आएगी। जैसे आप जीमान इफेक्ट को पढ़ना चाहते हैं कि डेप्थ तक हमें पता हो, क्योंकि मैंने काफ़ी लेक्चर डिटेल डिस्कस करके दिए, तो मैं कहूँगा इन सारे लेक्चरों की पूरी श्रृंखला को देखें। जैसे जीमान इफेक्ट में मेरे 5 या 6 लेक्चर तुम्हें मिलेंगे, तो सारे ही देखें। ऐसा ना करें कि इसको जो वीडियो को बच्चे देख रहे हैं वो ऊपर की पहले की वीडियो देखें ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन अगर वो क्रम से पढ़ेंगे तो फिर उन्हें चीज़ें आसान लगेंगी काफ़ी, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हमने पढ़ा कि जो हमारे एनामोलस जीमान इफेक्ट का एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ और उससे दोनों एक्सप्रेशन तक जाता हूँ, एनामोलस के रिजल्टों से जाता हूँ। क्या थे एनामोलस जीमान इफेक्ट का, एक ही एक्सप्रेशन उठाऊंगा मैं, उससे सारा डिस्कस कर दूंगा। हमने पढ़ा डेली होता है एनर्जी चेंज, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन ब्रेक होती है। स्पेक्ट्रल लाइन की ब्रेकिंग कुछ नहीं होती बल्कि एनर्जी चेंज है। स्प्लिटिंग इज नथिंग रेदर देन एनर्जी चेंज। जितनी एनर्जी चेंज होंगे उतनी स्प्लिटिंग होगी। अब जब हमारे पास में स्प्लिटिंग होगी तो फिर लाइन बनती कैसे, जो लेवल स्प्लिट कर जाते हैं उनमें सर्टेन सिलेक्शन रूल से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर के हायर स्टेट से नीचे की स्टेटों में जंप करते हैं, उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस फोटोनिक फॉर्म में निकलता है, वही स्प्लिटिंग है। यहाँ पे डेली हम पढ़ रहे थे तो हम लिख रहे थे G mj μ ये आपके अधिकार सीज कर दिए गए कि कहां से आया, ये आप नहीं पूछ सकते क्योंकि ये ऑलरेडी क्या कर दिया गया है, ये बहुत बार डिस्कस किया गया है। अब आप क्या करें, अगर आपको इसी रिजल्ट से 2 लाइनों में इस एक्सप्रेशन तक जाना है और एक लाइन में हमें नॉर्मल पाना है, तो 2 ही 3 लाइनों में मैं पहुंचा दूंगा रिजल्ट तक। देखो कैसे पहुंचाता हूं। यहां जाता हूं मैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट पे, एनजेडी को ब्रीफ में लिख दिया मैंने स्पेस कवर करने को, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, और यहां पे ले आता हूं तुम्हें PBE, पास्चन बैक इफेक्ट। ये वही साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर पास्चन सीरीज थी। ये पास्चन बैक इफेक्ट ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये होता है एल अलग से क्वांटाइज होता है, एस अलग से, और एलएस कपलिंग ब्रेक हो जाती है। यहाँ नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए सोचना शुरू करो, पेनों को थोड़ी देर रोकोगे। 3 स्टेप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज के लेक्चर की सबसे खास खूबी बता रहा हूँ जहां तुम्हें ये सिखा रहा हूँ। नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए आप जी की वैल्यू को 1 कर दो, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल मोशन लेनी है। ये बहुत बार बता दिया है मैंने कि जब हम लैंग्वेज फैक्टर निकालने जाते हैं
उसकी वैल्यू सदा 1 बन जाती है। कब? ऑर्बिटल के लिए। तो जी एल की वैल्यू 1 मीन्स अगर नॉर्मल जीमान इफेक्ट में आए तो लेंगे जी फैक्टर 1 होगा। एम जे एम एल हो जाएगा क्योंकि एम एस है ही नहीं, एम जे बराबर एम एल, क्योंकि एम जे की वैल्यू एम एल माइनस एम एस से लेके एम एल प्लस एम एस तक जाती है। ये सदा जीवन में क्लियर रखो कि एम जे का मतलब है टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम एल का मतलब होता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एम एस का मतलब होता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। और एम जे की वैल्यू एम एल माइनस एम एस से लेके एम एल प्लस एम एस तक जाती हैं। एम एस 0 होते ही एम जे एम एल हो गया। आप जैसे ये दो रिजल्ट यहाँ पे लगा दोगे तो डेली अपने पास तुम्हारा सिंपली एम एल ये बन गया, एनर्जी चेंज का फॉर्मूला बन गया नॉर्मल जीमान इफेक्ट। कोई बहुत मेहनत करनी पड़ी, एक लाइन में आ जाएगा। अब आप कहां चलेंगे? अब जाते हैं पाश्चन-बैक में। पाश्चन-बैक में अब आपको थोड़ी सी होशियारी दिखानी है, थोड़ी सी होशियारी, 2 स्टेप आगे बढ़ने हैं। 2 की बजाय मैं उसे भी 2 स्टेप ना कह के 1 स्टेप कहूंगा। अब एनर्जी जो चेंज है यहाँ, ये 2 मोशन के कारण अलग अलग होगी, एक ऑर्बिटल मोशन के कारण, एक स्पिन के कारण। तुम कहोगे सर स्पिन ऑर्बिट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यही तो अलग अलग हो गई, एल अलग से क्वांटाइज हो रहा है, एस अलग से क्वांटाइज हो रहा है, तो ये अलग अलग हो गई एनर्जी। ऑर्बिटल मोशन को अलग लें और स्पिन मोशन को अलग लें। जब आपने फिजिक्स सीखी तो देखो कितनी खूबसूरत निकली, ऐसे निकली कि जैसे ही आप केवल ऑर्बिटल मोशन पर पहुंचे तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट आ गया। जब आपने इसके लेवल को दोनों अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके लोगे, एनर्जी को ऑर्बिटल मोशन की को अलग ले लोगे, स्पिन की को अलग ले लोगे, पाश्चन-बैक आ गए। और स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन के कारण आ गए तो एनामोलस में आ गए, वहां पे कपलिंग बनी हुई है स्पिन ऑर्बिट की, तब आप यहां आ गए। गेट माय पॉइंट? अब आप आगे बढ़ो। जैसे ही आपने ये चीज ली तो यहां ध्यान लगाओ, यहां हमारा डेल ई एल के लिए देखो एक्सप्रेशन देखो, प्योर ऑर्बिटल मोशन का ये हमारे पास लिखा हुआ है। क्या आ गया? एम एल म्यू बी बी प्लस डेल ई एस में जाओ। अब प्योर स्पिन मोशन लो, प्योर स्पिन मोशन में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये तो प्योर ऑर्बिटल मोशन थी, प्योर स्पिन मोशन में क्या करोगे? लेंगे जी फैक्टर की वैल्यू 2 होगी, और एम जे एम एल को 0 करोगे एम एस हो जाएगा, तो यहां 2 लेंगे जी फैक्टर 2 हो गया एम एस। क्यों? एम जे अब एम एल 0 हो गया, एम एस हो गया, और म्यू बी भी। रिजल्ट क्या आ गया? एम एल प्लस 2 एम एस। क्या चाहते थे? आ गया रिजल्ट? यही चाहते थे, यही चाहते थे। डेल ई की वैल्यू एम एल प्लस 2 एम एस ब्रैकेट में इंटू म्यू बी भी होगी। ये कहां हो गई? इस केस में, ये इस केस में है, ये रिजल्ट, ये है पाश्चन-बैक इफेक्ट। ये एनामोलस था, ये नॉर्मल था। अब सिलेक्शन रूल ले लो ही, अब फिर मैथमेटिक्स ले लेंगे। देखो चीजें क्या, एक मास्टरपीस पकड़ो। मास्टरपीस पता किसको कहते हैं? मास्टर स्ट्रोक किसको कहते हैं? जो एक ही सब जगह लग जाए। अब आपको क्या पता चला कि एनामोलस जीमान इफेक्ट पहुंचे, और एनामोलस जीमान इफेक्ट से आपको नॉर्मल में आना है, आप आ सकते हो, आपको केवल और केवल ये स्टेप घुमाने हैं। एक चीज आपको पता चल रही होगी, यहां क्वांटम नंबर एम जे था, यहां एम एल है, यहां एम एल एम एस दोनों है। एम एल एम एस यहां क्यों है? यहां इसलिए है क्योंकि अलग अलग आ रहे हैं, एल अलग से क्वांटाइज हुआ है, एस अलग से क्वांटाइज हुआ है। एनर्जी इंटरवल हमें सीधे सीधे आ गए। अब हमें यह पता चल जाएगा कि यहां एनर्जी इंटरवल का खेल अलग अलग था। यहां अगर आप समझ रहे हो तो इस चीज को समझो कि सारा खेल लेंगे जी फैक्टर नहीं तो किया है, लेंगे जी फैक्टर ऑर्बिटल में 1 हो गया, तो यहां से आ गया। ऑर्बिटल मोशन पूरी आई तो एम एस 0 होते हैं, एम जे की वैल्यू एम एल आ गई, तो ये सीधा रिजल्ट ही मिल गया। यहां आपको सीधा पता चल रहा होगा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का खेल है, मींस प्योर ऑर्बिटल मोशन है।
यहाँ आपको पता चल रहा है ऑर्बिटल मोशन भी है और स्पिन मोशन भी है, तो ये दोनों कवर कर रहा है। और इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि इस लैंगेज फैक्टर में एलएस कपलिंग यूज हो चुकी है, क्योंकि एलएस कपलिंग का ही तो इफेक्ट था। जो सो गए हैं वो जग जाएं, सोना नहीं है। अब चलते हैं किससे, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स से लेकर आते हैं इस रिजल्ट को। लेकिन एक चीज मैं आपको सदा बताना चाहूंगा, इन रिजल्टों को बनाना सीख लें, बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है। जब सिलेक्शन रूल की बात करें तो इसके लिए सिलेक्शन रूल में आप डेल एम जे की वैल्यू को 0 + -1 कहते हैं, लेकिन 0 से 0 में ट्रांजिशन नहीं होता, वो सदा याद ही रखना है। जब इसमें लेकर चलेंगे तो डेल एम एल की वैल्यू को 0 + -1 करेंगे, इसमें अलग अलग आएगा। डेल एम एल के लिए अलग सिलेक्शन रूल 0 + -1 और डेल एम एस का सिलेक्शन रूल सदा 0 होता है। क्यों? सिंगलेट से सिंगलेट, डबलेट से डबलेट ट्रांजिशन होते हैं। एस की वैल्यू 0 होगी तो करस्पॉन्डिंग टू जब आएगी जब एम एस 0 हो। अब भी नहीं समझे बात? सिलेक्शन रूल यहीं से बना दे, सीख जाओ। दो चीजें चाहिए, एनर्जी इंटरवल रूल आ जाएंगे हमारे पास में और एनर्जी के साथ साथ सिलेक्शन रूल आ जाएंगे। तीनों सिलेक्शन रूल कवर करने सीख लो। सिलेक्शन रूल में एक सिलेक्शन रूल हमारे पास डेल एम एल का आ गया। डेल एम एल का सिलेक्शन 0 + -1, ये किसके लिए आ गया? नॉर्मल जी मान इफेक्ट का आ गया। डेल एम जे की वैल्यू 0 + -1 आ गई, ये एनामोलस जी मान इफेक्ट में आ गया ऐसा। और डेल एम एल की वैल्यू 0 + -1 और डेल एम एस 0 आ गया। ये सिलेक्शन रूल किसका बन जाएगा? ये पास्चन बैक इफेक्ट का बन जाएगा, पीपी। ये तुम्हारे 6 कंसेप्ट हो गए। 3 तो सिलेक्शन रूल के हो गए और 3 सिलेक्शन रूल एनर्जी इंटरवल के हो गए। तो आपके पास एनर्जी इंटरवल रूल्स जो एनर्जी के हैं और तुम्हारे साथ साथ दूसरे क्या, दूसरे पास तुम्हारे सिलेक्शन रूल, ये इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्शन रूल है, ये किससे इंस्पायर था? सिंगलेट का सिंगलेट, डबलेट से डबलेट में होता है, वो केवल तब पॉसिबल है जब डेल एम एस की वैल्यू 0 हो। डेल एल की वैल्यू +-1 होती है, लैपोर्टी रूल से इंस्पायर था। डेल एम एल बराबर 0 + -1 है और इसी के करस्पॉन्डिंग जे के लिए डेल एम जे की वैल्यू 0 + -1 है। और ये कंसेप्ट मैं बहुत बार तुम्हें समझा चुका हूं कि ये सिलेक्शन रूल का पालन इसलिए होता है कि जब ऊपर के हायर स्टेट से नीचे के हायर स्टेट, नीचे के एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसको बीच में फोटोन निकालना होता है, तो उन स्टेटों के बीच का जो एंगुलर मोमेंटा है उसको फोटोन कैरी ऑन करता है। अगर वहां पे दोनों जगह मोमेंटा सेम होगा, अब फोटोन भी मोमेंटम कैरी करता है, तो वो कैसे कैरी करेगा? आप मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाना नहीं जानते, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर ये चीज नहीं सीखते तो। सबके कॉज होते हैं, उन कॉजों पे भी कोशिश किया करो सदा जानने की। एक सदा ये याद रखो कि जब ट्रांजिशंस होते हैं ऊपर के एनर्जी स्टेट से नीचे में तो लैपोर्टी रूल का पालन करना पड़ता है, पैटी कॉन्फ़िगरेशन की चेंज हो। सदा ट्रांजिशन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ होते हैं, क्योंकि दुनिया सदा अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहती है। ऊपर गया नहीं है, ऊपर नहीं गया, नीचे सब ग्राउंड स्टेट में होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो तो पहुंचाए जाते हैं, परटर्ब किए जाते हैं। जब तक सोडियम की D1 D2 लाइन नहीं बनेगी तब तक आप एनामोलस जीमान इफेक्ट की कल्पना कभी मत करना। पहले तो वो बनेगी, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे लाइनों को तब स्प्लिटिंग होगी फर्दर। कभी तुमने सीधी स्प्लिटिंग कर दी, D1 D2 की लाइन की स्प्लिटिंग हो रही थी वहां। अगर ये नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं समझे। D1 और D2 लाइन सिंगल सिंगल थी, मैग्नेटिक फील्ड में D1 4 में टूटी और D2 6 में टूटी, टोटल 10 आई। बच्चों बड़े आ गए, ये सब सीख, ये सब उतारा करो एक एक चीज। अब देखो, अब मैं तुम्हें रोक भी नहीं रहा उतारने से, उतार लिया, चलो खुश हो जाओ। कुछ रह गया है ना, नोट करो जल्दी। अरे कुछ रह गए हैं सर, हम इसमें फिर सोडियम D1 D2 के लिए देख रहे हैं, ऐसे कोई और एलिमेंट औरों के लिए भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम D1 D2 से तो बढ़िया केस कुछ दिखता नहीं, इसलिए उसे ले रहे हैं। लेकिन तुम ऐसा थोड़ी है सदा सोडियम D1 D2 ही लोगे, और भी एनर्जी लेवलों में देख सकते हो। क्यों जी, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि अगर तुमने जो कंसेप्ट सीख लिया वो तुम्हें अप्लाई करना आ गया। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ इससे पहली वीडियो में दिखाए थे कि ये अंतराल कितने कितने होंगे,
ये बुक में थोड़ी डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन मैंने बताई तो मैं कि इन्हें इक्वल इक्वल नहीं ले सकते। और एक चीज बताऊं, अगर ये सारे इक्वल लेवल के होते तो इतनी लाइन आती ही नहीं, फिर तो कुछ लेवल कोइंसाइड करने लगते। वो तो जो इंटरवल ही चेंज होते हैं उसी की वजह से तो वो वेवलेंथ अलग अलग आती हैं। बच्चों नोट कर चुके? चलो तो आगे बढ़ते हैं। और एक एक चीज को कई कई बार इसलिए लिखा करो, कई कई बार इसलिए सुना करो कि हम, भगवान ने काश हमें भी IQ आइंस्टीन जैसा दिया होता। कैसा? क्यों जी? एक भगवान बुद्धि दे के भेजता है IQ लेवल 170 का। जैसे कुछ बच्चे जीनियस होते हैं, कौन से होते हैं, उन्हें तुम कुछ पढ़ा दो तुरंत सीख लेते हैं, जितना तुम सोचवाओगे उससे 2 कदम आगे तक सोच लेते हैं, जो पढ़ लेते हैं वो याद रहता है, वो जीवन के अंदर जिस भी एग्जाम में जाते हैं तुरंत क्वालिफाई करते हैं। एक दूसरे होते हैं, ऐसे होते कितने 2-4%, बाकी कैसे होते हैं, घिस घिस के बनते हैं। घिसना समझते हो? कई कई बार नॉर्मल जीवन इफेक्ट। नहीं तो कुछ पता क्या कहेंगे कुछ देर बाद, सर को किसमें कौन सा सिलेक्शन रूल था, ऐसी भी संभावना है तो सिलेक्शन रूल पूछेंगे। हो सकता है पूरी एटॉमिक के बाद ही कहने लगे कौन कौन से थे सिलेक्शन रूल। हाँ जी, अब ध्यान दो, अब मोशन को लेकर चलते हैं अलग इंडिपेंडेंटली। यहाँ देखें, यहाँ से देखो LZ की वैल्यू MLH कट होगी। स्पेस क्वांटाइजेशन यही तो है, जब XY प्लेन में मोशन होती है तो LZ क्वांटाइज हो जाता है और LZ की वैल्यू MLH कट होती है और ML की वैल्यू -L से +L तक 2L+1 वैल्यू होती है। ये क्या कहता है, S की क्वांटाइज वैल्यू हो जाती है SZ कंपोनेंट की, SZ MSH कट होता है। सीख रहे हो? इस पे सारी फिजिक्स है इसकी। क्या करो, एक ऑर्बिटल मोशन है तो एक तरफ पकड़ लो, एक स्पिन मोशन एक साथ पकड़ लो, और फिर टोटल की बात एक साथ करो। कितना अच्छी बात रहेगी, बुक से अलग सोचो। ऑर्बिटल मोशन के अंदर तुम क्या देख रहे हो, नॉर्मल जीवन इफेक्ट की बात करो। क्या था, क्या कहा गया था, LZ की वैल्यू MLH कट होती हैं और ML कहां से कहां तक जाता है, -L से लेके +L तक जाता है। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 2L+1 वैल्यू होती है। और डेल E कैसे निकालते हो ऑर्बिटल मोशन के कारण, ओमेगा इंटू LZ। ये सब पढ़ा चुका हूं, एक आध बार थोड़ी बताया है। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, EB/2m, और LZ कितना, MLH कट। अब यहां चलो स्पिन मोशन में, ये तो ऑर्बिटल मोशन बता रहे हो इलेक्ट्रॉन की, ये डिस्कस कर रहे हो, ये L इधर जा रहा था, इसका L का Z कंपोनेंट इधर था, ये L चेंज हो रहा है, LZ क्वांटाइज रहता है। S इधर जा रहा था, S की डायरेक्शन ऐसे चेंज हो रही है, ऐसे दिखा रहे हो चेंज, S का Z कंपोनेंट इधर आ रहा था। इन दोनों के इफेक्ट को देख रहे हो ओवरऑल, ये है तुम्हारा क्या, पाइसेनबेक इफेक्ट। अब क्या करोगे, स्पिन का SZ कंपोनेंट कितना क्वांटाइज होकर आ गया, MSH कट आ गया। एक बात याद रखना, Z लगते हैं, Z कंपोनेंट है, Z component of orbital angular momentum is quantized when motion of electron is confined into XY plane and value of LZ is equal to MLH cut, where magnetic orbital quantum number have the value from -L to +L और 2L+1 values। एनर्जी चेंज ले लो। अब कहाँ चलोगे, स्पिन, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग हमारा SZ आता है, SZ के करस्पॉन्डिंग फिर हम क्या लेकर चलेंगे, MS की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, MS की वैल्यू जाएगी -S से लेकर +S तक, और ये वैल्यू कितनी होती हैं, 2S+1 वैल्यूज होती हैं, ये 2S+1 वैल्यूज। अब हमारा डेली ES जाएगा स्पिन के कारण, वो कितना बनेगा, ओमेगा इंटू SZ।
ओमेगा का इंटरेक्शन, ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी हो गई, कौन सी, लार्मर प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी। इस स्पेस के लिए हमारे पास जो ओमेगा है जो हम लेकर चलेंगे वो हम लेकर चलें कितनी होगी, यहाँ याद रखो ओमेगा इस एक्सप्रेशंस में जो आ रहा था वो आता था GL/EV/2m, और ये तो रहा ऑर्बिटल मोशन का, और स्पिन का कैसे चलेगा, GS/EV/2m। ये स्पिन के लिए आ गया। तो ये तुम्हारे पास स्पिन मोशन और ये तुम्हारे पास ऑर्बिटल मोशन। तो यहां पे तुम केवल ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन केवल ऑर्बिटल मोशन कर रहा था, यहां पे तुम स्पिन की बात कर रहे हो। तो यहां पे ओमेगा के सफिक्स पे s लगा दो या l लगा दो। ये तो ऑर्बिटल मोशन के कारण लार्मर प्रेसेशन है, और ये लार्मर प्रेसेशन स्पिन के कारण है। यहाँ क्या आ जाएगा, 2EV/2m और ms h कट। ms हो गया हमारा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ml हो गया हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और h कट तुम्हें सब पता है। यहाँ h कट कितना है तुम्हारा, h/2π। तो ये तो तुमने प्योर ऑर्बिटल मोशन डिस्कस कर ली है, ये तुमने प्योर स्पिन मोशन डिस्कस कर ली। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट थी, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो एनर्जी में चेंज ऑर्बिटल के कारण आए, जो एनर्जी में बदलाव स्पिन के कारण आया, नेट बदलाव उनके सम के इक्वल होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, तो डेली टोटल में क्या आ जाएगा, डेली इजकल टू डेल EL, ऑर्बिटल मोशन के कारण एनर्जी चेंज और स्पिन के कारण। तो यहां से हमें डेली पता चल गया, कितना आ गया, इजकल टू डेल EL यहां से ले लो दिस वन, और डेल ES यहां से ले लो। ये तो स्पिन मोशन के कारण है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण एनर्जी चेंज, और ये ऑर्बिटल मोशन के कारण है, दोनों का एडिशन कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारा, EV/2m ml h कट, ये तो ऑर्बिटल के कारण हो गया, और स्पिन के कारण ये ले लो, प्लस 2EV/2m और कितना बच्चों, ms h कट। तो इनको जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो डेली हमें यहां से मिलेगा एनर्जी चेंज टोटल, और डेली की वैल्यू जो हमें यहां से ऑब्टेन होगी वो हमें मिलेगी यहां से, देखो जो कॉमन निकल गया उसे कॉमन निकाल दो, EV/2m, और यहां ब्रैकेट में क्या आ गया। और तुम्हें एक चीज की बात पता होगी, एनामोलस जीवान इफेक्ट से मैं इसे 2 लाइन में ले आया था, मैच करा के देख लो सेम आएगा। यहां EH/2m जो है इजकल टू कितनी वैल्यू, EH/4πm, ये क्या कहलाता है, बोर मैग्नेटॉन μb। दिस इज सेड टू बी बोर मैग्नेटॉन। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो डेल E की जो वैल्यू है बोर मैग्नेटॉन में क्या आ जाएगी, ml + 2ms μb × b। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो मुझे अब यहां बोलनी है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में ले जाना, इसको अलग अलग इंपॉर्टेंट में ले जाना, ये अलग से इंपॉर्टेंट है, ये हमारा अलग से इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारा जो एनामोलस जीवान इफेक्ट चल रहा था, जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे थे, उसे एनामोलस से हम कैसे पास्ट एंड बैक में आए थे, अगर हम देखें तो ये रिजल्ट हमें बहुत इजीली मिल गया था ये वाला। लेकिन अगर हम पास्ट एंड बैक से नॉर्मल जीवान इफेक्ट में जाना चाहते हैं तो वो फिर भी इजी है। अगर तुमने ये सब नोट कर लिया तो मैं थोड़ी देर फिजिक्स बोल लूँ, इतनी देर के लिए पेनों को रोको। ये सब मैथ था, अब सुनना शुरू करो, बहुत ही काम की चीज। हमसे कहा जाए कि आप बताइए पास्ट एंड बैक इफेक्ट का एक स्पेशल केस नॉर्मल जीवान इफेक्ट है, आई कैन प्रूव इट इजीली। कैसे प्रूव करूंगा, ध्यान दो। यहाँ इस ms को 0 ले लूं, स्पिन को 0 करते ही ये डेली का फॉर्मूला ml μb भी बन गया,
और ये डेल ई बराबर ml म्यू बी बी एनर्जी चेंज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट का ही तो फॉर्मूला है। अब अंतर क्या आया? अंतर ये आया, अगर मुझसे अंतर पूछा जाए कि दोनों में क्या अंतर था, तो अंतर ये था कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट, देखो आपसे पूछेगा इंटरव्यू में, खास तौर से अगर आप बार्क जाते हो, डीआरडीओ जाते हो, एनजीसी जाते हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं इंटरव्यू देते हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट, एनामोलस और पाश्चर-बैक में कंपैरिजन बताइए। पहले तो आपसे तीनों इफेक्ट पूछेगा, आपने तीनों इफेक्ट बता दिए। सबसे पहले बताओगे कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी जीमान इफेक्ट, ये सबसे जी डेफिनेशन बता दोगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई जो तुम्हारी स्प्लिटिंग हो रही है उसका कारण क्या है, तो आप बताओगे कि ऑर्बिटल मोशन कारण है और स्पेस क्वांटाइजेशन कारण है, लार्मर प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी कारण है। ये इन कारणों से होता है, एनर्जी में बदलाव आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होते हैं, जो ऑर्बिट है वो प्रेसेशन करने लगती है, और प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी और उसका जेड कंपोनेंट आपस में दोनों मल्टीप्लाई होकर एनर्जी चेंज को लिए जिम्मेदार है। ये तुमने नॉर्मल जीमान इफेक्ट बता दिया। फिर पूछेगा एनामोलस बताओ कैसा होता है, तो एनामोलस में बताओगे कि एल और एस दोनों कंसीडर होते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पिक्चर में आ जाता है और एल एस दोनों मिलकर जे बना लेता है, और उसके कारण स्प्लिटिंग होती है जे के कारण। सोडियम की गिवन की लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हो, वहां पे पूछ लेता है कई बार। फिर अगले स्टेप में तुमसे जो पूछता है वो पूछता है पाश्चर-बैक इफेक्ट बताइए। तो पाश्चर-बैक में कहोगे कि जो स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइन की, उसका जो कारण है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देते हैं तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन अलग अलग क्वांटाइज हो जाते हैं। फिर तुम इसे बताना शुरू करोगे। अब आपसे पूछेगा कंपैरेटिव स्टडी करो, इनकी तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर करो, तो आपको ये पता चलेगा, जो बड़ा अंतर हमें पता चलेगा वो ये चलेगा कि यहां जो तुम्हारा नॉर्मल जीमान इफेक्ट था और तुम्हारा एनामोलस जीमान इफेक्ट था, और ये पाश्चर-बैक, ये शॉर्ट में लिखी मैंने, एन फॉर नॉर्मल, ए फॉर एनामोलस, पी भी एनामोलस जीमान इफेक्ट। मेजर अंतर देखो, मेजर अंतर क्या है? मेजर अंतर इनमें यह है कि यहां केवल ऑर्बिटल मोशन कंसीडर हो रही थी, ओएस ऑर्बिटल मोशन, केवल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है। यहां पे एनामोलस में क्या हो रहा है, ऑर्बिटल भी करती है और स्पिन भी करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन भी होती है, और ये कहता है कि दो मोशन दोनों तरीका की होती है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, और इनमें आपस में कपलिंग हो जाती है। तो यह ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की कपलिंग का कारण है एनामोलस का। और दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन को यही कंफर्म करता है, एनामोलस जीमान इफेक्ट। अब यहां जाओगे पाश्चर-बैक में, ये दोनों इफेक्ट में खास तौर से ये इफेक्ट, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई जो होता है उसमें होता है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई तो कर लो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा मत रखो, जिससे क्या हो कि एल और एस के बीच की जो कपलिंग है वो मेंटेन रहे। अब आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को बढ़ा लोगे तो कपलिंग को ब्रेक कर देगा। एल और एस कपल ना होकर क्या होगा, एल अलग से क्वांटाइज करने लगेगा, स्पिन का जेड कंपोनेंट अलग क्वांटाइज करने लगेगा, कपलिंग ब्रेक हो गई। जैसे ही कपलिंग ब्रेक हो गई तो आप कहां पे पहुंच गए, पाश्चर-बैक इफेक्ट पे आ गए। तो ये तुम्हारा पाश्चर-बैक इफेक्ट हो गया। यहां पे क्या होगा, बी बहुत हाई होगा, एल और एस की कपलिंग ब्रेक होगी, और एल जेड और एस जेड दोनों अलग से सेपरेट क्वांटाइज होंगे, लेकिन इसमें कंसीडरेशन दोनों का है, एल भी कंसीडर है और एस भी, ऑर्बिटल स्पिन मोशन दोनों अलग अलग है, कंसीडर्ड है। इसमें एल और एस दोनों कंसीडर्ड है लेकिन कपल्ड है, इसमें स्पिन है ही नहीं। ये इनमें मूलभूत अंतर है, तीनों कपलिंग का डिफरेंस पता हो। अब आपके पास बचा क्या, इंटरवल, हमारे पास एनर्जी लेवल है, उसके एनर्जी अगर हमें पता नहीं है कि भाई एनर्जी में कितने लेवल में स्प्लिट करेगा, तो एम एल और एम एस तय करेगा, एम एल प्लस 2ms ये इंटू म्यू बी होगा। इसी केस को बार बार मैं बता रहा हूं, स्पिन को जीरो करते हैं एम एल म्यू बी हो जाएगा। आपके पास ऑलवेज, चाहे पाश्चर-बैक पढ़ रहे हो चाहे एनामोलस पढ़ रहे हो, नॉर्मल में लौटने के सदा चांस हैं। एमएस को जीरो करते हैं, स्पिन मोशन को जीरो करते हैं। आप एनामोलस से पाश्चर-बैक में पहुंच सकते हैं और एनामोलस से आप
नॉर्मल में, वो मैंने अभी पहुंचाया था तुम्हें। इससे पहले जैसे लेक्चर शुरू किया था सबसे पहले यही काम किया था, एक उससे कैसे बनाए हम। अब सिलेक्शन रूल बचा रह गया इसका। सिलेक्शन रूल क्या इसका बनेगा, अब देखो तुम्हारे पास क्वांटम नंबर कौन से हो गए। देखो एक चीज तुम्हें पता चलनी चाहिए, यहाँ क्वांटम नंबर हमारा ml था, तो सिलेक्शन रूल में डेल ml आ गया क्या, 0, और ये सिलेक्शन रूल था इसका। रीजन मैंने बता दिया क्यों आया सिलेक्शन रूल। यहाँ पे mj क्वांटम था और यहाँ डेल mj की वैल्यू कितनी है, 0 और ±1, ये डेल mj का आ गया। ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे आगे दो ml भी है और ms भी है। अब कैसे चलोगे, अब इसका सबसे बढ़िया तरीका है, कैसे लोगे आप, ml का सिलेक्शन रूल तो वही ले लो 0 ±1, और सिलेक्शन रूल ms का सदा याद रखना ये 0 होता है, ये इसके सिलेक्शन रूल हो गए। DLMS 0 जब कर रहे हो इसका सबसे बेस्ट मतलब है DLS 0 होगा। क्यों, सिंगलेट से सिंगलेट, डबलेट से डबलेट और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होता है। सिंगलेट से डबलेट में नहीं हो सकता, सिंगलेट से ट्रिपलेट में नहीं हो सकता, और वाइस वर्सा, डबलेट से सिंगलेट में नहीं हो सकता। मींस अगर आपसे कहा जाए कि 3s से 2p को ट्रांजिशन होता है, रिफ्यूज कर दो। रीजन 3 यहाँ पे स्पिन 1 हो रही है, यहाँ स्पिन हाफ हो रही है, हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने वायलेशन कर दिया किसका, डेल एस बराबर 0 का। जब डेल एस 0 है ms की वैल्यू -s से +s तक जाती है। इसका सिंपलेस्ट मतलब ये हुआ कि जब स्पिन की वैल्यू हमारी हाफ होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा ms अपने आप ही कैसे एडजस्ट कर लेगा, वो वैल्यू 0 दे देगा डेल ms। जब डेल एस 0 होगा तो डेल ms 0 होगा। ये हमारे सिलेक्शन रूल आ जाएंगे। बात को समझ में आया नहीं आया, देखना एक कोई क्वेश्चंस देख, कोई हो तो मैं देखूं जरा। ये तो मैं तुम्हें बहुत पहले से ही बताता रहा हूं। देखो ये एक क्वेश्चन इसमें दिखा रखा है, मैं इसे पूरा तो डिस्कस नहीं करूंगा। प्रोफेसर राजकुमार सर की बुक का मैं एक डायग्राम दिखाता हूं आपको। इसमें देखो ये डायग्राम दिखा रखा है, ये वही दिखाया है इसमें इन्होंने, क्या, स्प्लिटिंग किससे, एनामोलस जीमान इफेक्ट के बाद दूसरा केस किसका बचा, पास्चन-बैक का। तो ये पास्चन-बैक का एक डायग्राम दिखा रखा है स्प्लिटिंग का। इस डायग्राम को अगर कहोगे तो मैं आगे किसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इसको देख लो, इसमें केवल कितना दिखाने की कोशिश है इसकी, इसके अंदर 2p लेवल को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2p हाफ और 2p 3/2 में, और 2s को 2s हाफ में, और फिर स्प्लिटिंग इसकी दिखा रखी है, पाई कंपोनेंट और सिग्मा कंपोनेंट दिखा रखे हैं। तो इसका क्वेश्चन कर लो। इसे डिस्कस मैं इसलिए इसमें नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप केवल इसमें इतना ही कर लेना कि डेली निकालना सीख लो। क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन और तुम्हें बता दूं, यहाँ से हमें ml दे सकता है, डेली दे सकता है, b बता सकता है, ms पूछ सकता है। और ms की वैल्यू जब भी हम इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो याद रखें ms की वैल्यू सदा हाफ और -हाफ आएंगे, स्पिन हाफ होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस तैयार करके रखें और सिलेक्शन रूल इसका तैयार कर लें, इसके मूलभूत अंतर समझ लें, इस पर थोड़े से अप्लाइड क्वेश्चन कर लें। तो काफ़ी लेक्चर्स में इस पर दे चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि करीब 5वां या 6वां लेक्चर में जीवन इफेक्ट में दे रहा था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं और कुछ क्वेश्चंस जो अप्लाइड आ चुके हैं कंपटीशंस की दुनिया में। एक क्वेश्चन में इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर रहा था इंटेंसिटी रूल का, वो इंपॉर्टेंट था। तो इसके सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारे निकाल लें और जो क्वेश्चंस कंपटीशंस में आए उन्हें निकाल लें, तो मुझे उम्मीद है कि फिर जीमान इफेक्ट पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ सदा जरूर याद रखना कि जीमान इफेक्ट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग है, लेकिन स्प्लिटिंग का कारण साफ साफ है। नॉर्मल में ऑर्बिटल, एनामोलस में ऑर्बिटल स्पिन दोनों, और पास्चन-बैक में ब्रेकिंग है, लेकिन LS दोनों अलग अलग से क्वांटाइज हैं। ये मूलभूत अंतर सदा पता रखो, सबके सिलेक्शन रूल पता रखो, सब पे एक एक क्वेश्चन कर लो, 2-2 क्वेश्चन कर लो, फिर आपकी अपनी ये तैयारी कंप्लीट हो जाएगी इस टॉपिक की। तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन मैंने इस पर दिया है, अंतर भी बताने का प्रयास किया है। ये डायग्राम जरूर कर लें, एक डायग्राम में पेज 210 पे देख रहा हूँ, इस डायग्राम को देख लें, फिर कोई दिक्कत हो तो बताएं, मैं आगे किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।